नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अंतिम अध्याय। और अंतिम अध्याय जो है वो है अध्याय 9 वैश्वीकरण। और आज इस अंतिम अध्याय का अंतिम लेक्चर है बच्चों। आज हमारी 12th पॉलिटी की किताब, ये चैप्टर और इस सेशन का जो कोर्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हो रही है कि दिवाली से पहले एक धमाका अपन ने कर दिया कि कोर्स खत्म कर दिया। अब आप निश्चिंत होकर करके दिवाली मनाइए ओके। और फिर दिवाली के बाद जो अपने वन शॉट्स चल रहे हैं उन वन शॉट्स को और भी स्पीड बढ़ाकर अपन वन शॉट्स को चलाएंगे। ठीक है, वन शॉट्स पढ़िए, पूरा अच्छे से कवर करिए कोर्स को और एक धमाका आप लोग करिएगा पॉलिटी में 100 में से 100 ला कर करके। ओके, पर आज लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाओगे गुरुदेव? भारत और वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करेंगे और भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है इसकी चर्चा करेंगे। और आप लोगों के धमाके के लिए ही लर्निंग से आर्ट्स कर रहा है धमाका कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 12 भूगोल का। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों, जिनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। ये सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र में मिल रही है। इतने ही पैसों में सुविधाएं मिल रही है, जिससे ज्यादा तो आप दिवाली पे पटाखे फोड़ दोगे बच्चों ठीक है ना। तो कोई भी विद्यार्थी ना चुके इन कोर्सेज को लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें और आखिरी के 2 से 3 महीने में जी जान लगा करके पूरे में से पूरे की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। टीम को बोले सर मैम हमारे इस सब्जेक्ट के कोर्स चालू कर दीजिए। और ये जो कोर्सेज अवेलेबल हैं ये है आपके अपने लर्निंग से आर्ट्स के एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा रखा है। अब भी डाउनलोड कर लो और बिंदास हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ 100 में से 100 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बड़ी प्रसन्नता है आज आप लोगों को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भैया कैसा लग रहा है आप लोगों को कि अपना कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। एक चीज मुझे और बताइएगा बच्चों, मेरा कोर्स खत्म करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों ने कितना कोर्स खत्म कर लिया ये मुझे बताइएगा। कि सर हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब में से इतने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और समकालीन विश्व राजनीति किताब में से इतने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े। 2023-24 की एनसीईआरटी के अनुसार टोटल 15 चैप्टर है आपके, 8 स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब के हैं और 7 इसके हैं बेटा। इसमें से अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर हट चुका था और अमेरिकी वर्चस्व अध्याय 3 हट चुका था। उसके अलावा 7 अध्याय बचते हैं। तो इन 15 में से आपने कितने कवर कर लिए हैं आज ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे चल रही है आपकी 100 में से तैयारी ये भी मुझे बताइएगा। और खुशी तो आपको होगी कि कोर्स खत्म हो गया है। अब दिवाली में आराम से हम पटाखे छुड़ा पाएंगे, नहीं तो घर वाले बोलते पढ़ ले, सर का लेक्चर आएगा। वैसे सर के लेक्चर दिवाली में आएंगे नहीं, पर पढ़ ले, तेरा कोर्स का इनकम्प्लीट चल रहा है। ठीक है, पर अब आप बिना चिंतित हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करते हैं। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालावधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। तो देखो हमने पहले भी ये चर्चा करी थी कि जो वैश्वीकरण का इतिहास है वो विभिन्न काल अवधियों में, मतलब अलग अलग समय में वैश्वीकरण का इतिहास रहा है। समय समय पर लोगों ने पूंजी का आवाजाही करी है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई है, लोगों की आवाजाही है, ये सब हुई है। ये काफी सदियों से भारत की परंपरा में, भारत के इतिहास में ये रहा है कि व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। परंतु उस वैश्वीकरण में और आज के वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो है गति का। बहुत बड़ा जो तेजी से प्रभाव में बदलाव आ रहा है, गति में बदलाव आ रहा है। पहले कुछ थोड़ा बहुत व्यापार हुआ करता था, अब बड़े स्तर पे जो व्यापार है, ट्रेड है, हम लोगों को देखने को मिलता है। ये तस्वीर आपको टेक्नोलॉजी की दिखाई गई है, उस टेक्नोलॉजी की जो कि कहीं ना कहीं जिसके कारण वैश्वीकरण में गति आई है, वैश्वीकरण इतना सफल हो पाया है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों का मतलब जो उनके इरादे थे, साम्राज्यवादी इरादों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। देखिए जब औपनिवेशिक दौर था तो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी इरादे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर हम राज करें, साम्राज्य हो हमारा पूरा, ब्रिटेन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम एम्पायर, पूरा उनका हमारा राज होना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा बच्चों, जब औद्योगिकरण के दौर से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ था 17वीं 18वीं शताब्दी में, मतलब वहां पर इंडस्ट्री या उद्योग लगने शुरू नहीं हुए थे, तो वो यहां से क्या है, यहीं से ज्यादा कर सामान ले जाया करते थे। क्योंकि यहाँ पर जो हाथों से सामान बनाए जाते थे और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे सामान बना करते थे, वो सामान वहां जाया करता था और वहां के राजा महाराजा, वहां के लोग, वीआईपी कैटेगरी के जो लोग हैं वो यूज करा करते थे।
पर अब धीरे धीरे जब वहां पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, अब उन इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। तो अब उन्होंने देखा कि कच्चा माल कहां से लाए, तो बोले जहां जहां हमने उपनिवेश कर रखा है वहां से, और उसमें एक बड़ा विशेष स्थान था भारत। तो उन्होंने क्या करा, यहां से कच्चा माल ले जाने लगे। कच्चा माल कहां पे ले जाने लगे, इंग्लैंड ले जाने लगे। बड़ी सस्ती दरों पे कच्चा माल यहां से इंग्लैंड ले जाने लगे। ठीक है, अब वहां इंग्लैंड कच्चा माल जा रहा है और मशीनों में, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सामान बन रहे हैं। अब जब कच्चा माल यहां से जा रहा है तो इसी माल का तो प्रयोग करके हमारे जो भारत के जो लोग थे वो कोई सामान बनाया करते थे। अब पहली बात तो उनके पास कच्चा माल है नहीं, तो वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो हमारे जो देश के परंपरागत जो उद्योग थे उनको जो खत्म करने में एक बड़ा योगदान रहा है वो ब्रिटिशर्स का रहा है, क्योंकि अब वो सारा कच्चा माल वहां ले जाते हैं और जमीनों पर भी वही उगवा रहे हैं जिसकी उनको आवश्यकता है, जो वहां के लिए जरूरी है, यहां के लिए नहीं, वहां के लिए जरूरी। तो कच्चा माल यहां से ले जाया करते थे। तो हमें भारत वालों को तो क्या करा, एक कच्चा माल का तो निर्यातक बना दे कि भारत क्या करे, हमें सारा का सारा कच्चा माल दे दे। और ये उसके बाद दूसरा काम क्या था कि जो इंग्लैंड में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, अब उसमें अंतिम वस्तु बनेगी या नहीं बनेगी। और कोई भी वस्तु या सेवा बनाई जा रही, किस लिए बनाई जा रही, बेचने के लिए बनाई जा रही। तो बेचे किसको, फिर बोला तुम इंडिया वालों को कि तुम इंडिया वाले खरीदो। ये किसको बेच रहे हैं, हम इंडियंस को बेच रहे हैं, इंडिया वालों को बेच रहे हैं। अब जिस तुलना में ये माल लेकर के जा रहे थे उसकी तुलना में तो बड़ा महंगा था, हमें बेच रहे थे। तो हम लोगों को तो उस समय इन्होंने कच्चे माल का निर्यातक और अंतिम वस्तु का आयातक बना करके छोड़ दिया। तो ब्रिटिशर्स का जब हमारे भारत पे शासन था, जब ब्रिटिशर्स का हमारे पे राज था, तो वो क्या कर रहे थे, यहां से कच्चा माल ले जाया करते थे और अपनी अंतिम वस्तुओं को भारत में बेचा करते थे। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। तो जब ब्रिटेन से हमें आजादी मिल गई और आजादी मिलने के बाद हमने ये सोचा कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, हमें ब्रिटेन पे किसी देश पे निर्भर नहीं रहना, हमें तो क्या खुद की वस्तु, खुद के सामान बनाने। अब आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि भैया 1947 से 1991 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहां पे बाहर से कोई कंपनी नहीं आएगी, हम बाहर से कम सामान मंगवाया करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सामान यहां से बेचा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सामान हम हमारे देश में बनाएंगे। एक नीति उस समय भारत सरकार ने अपनाई थी, आयात प्रतिस्थापन, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, मतलब रिप्लेस कर देना। जैसे मैं आज कहूं कि मेरे पास पहले ये मोबाइल फोन था, ये फोन नहीं है, ये एसी का बटन है, रिमोट है, मैं इस फोन के बदले में इस फोन को इससे रिप्लेस कर देता हूं, ये वाला फोन मैं ले लेता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, फोन को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया। अब यहां पे क्या लिखा गया, आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट को हटा रहे हैं, हम आयात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कहा कि जो चीज हम वहां से आयात कर रहे हैं वो आयात क्यों करें, अपन लोग अपन खुद ही बना लेते हैं, देश में ही बना लेते हैं। देश में बना लेंगे तो एक तो आयात का खर्चा बचेगा और हमारे देश का यहाँ उत्पादन भी बढ़ेगा, अच्छा काम हो जाएगा। ये एक वैसा ही उदाहरण है बच्चों, जैसे आप रोज 20 रुपए का दही लेकर के आओ कि मम्मी मुझे 20 रुपए दो दही खाना है, मम्मी मुझे 20 रुपए दो दही खाना है। दही खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बट मम्मी ये बोलेगी बेटा तू रोज 20 रुपए का दही लाता है या लाती है, 20 रुपए का मतलब है तू महीने के 600 रुपए खर्च करती है, और वो 20 रुपए का दही ना तो तू तेरे छोटे भाई को देती है, ना तेरी बड़ी बहन को देती है, ना तू हमें खिलाती है। 20 रुपए का अकेला दही तुझे अकेले को चाहिए होता है, ठीक है। तो अब एक काम ऐसा करते हैं कि 25 रुपए की दूध की थैली आती है, आधा किलो की दूध की थैली आएगी, उसमें 1-1.5 गिलास पानी का मिला देंगे, गर्म करेंगे और थोड़े से दही से उसमें मिला करके अपन ही दही जमा लेते हैं। जो चीज तो बाहर से लेकर के आ रही है वो अपन घर में ही बना ले। तो अब उस 25 रुपए की दूध की थैली में पूरा परिवार दही खा लेगा। और अगर इस हिसाब से मान लो 5 लोग आप फैमिली में और सब 20-20 रुपए की दही लाने लग गए तो रोज 100 रुपए की दही हो गई, तो 3000 रुपए आप महीने के सिर्फ दही पर खर्च कर रहे हो। तो जो आप बाहर से लेकर के आ रहे थे अब आपने वो घर में ही बना ली। इसी प्रकार से सरकार बोल रही है जो बाहर से मंगवाओ उसकी जगह घर में ही बना लो ना भैया, देश में बनाओ। जो सामान आप वहां से मंगवाओ तो वो यही बनाओ। तो भारत सरकार ने क्या करा था, संरक्षण की नीति अपनाई बेटा, प्रोटेक्शन की नीति अपनाई कि हमें हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको बचाना है, हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, हमारे देश के जो उत्पादक है उनको बढ़ावा देना है कि वो सामान बनाए, वो वस्तुएं बनाए और उन्हीं वस्तुओं और उन्हीं सामानों का हम लोग देश में प्रयोग करें। ओके, हमने ये भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात
को अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। और हमने ये भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात को अनुमति नहीं होगी, मतलब दूसरे देश हमारे यहाँ निर्यात नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब हम उनसे नहीं मंगाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर उत्पादकों की जो चीज है वो बनाना सीख सके और बेहतर बना करके इंडियन मार्केट में उन्हीं का वस्तु सामान बिक सके। ये जो तस्वीर है ये वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की तस्वीर है। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने कि वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। ये जो संरक्षणवाद की जो नीति थी कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना, प्रोटेक्शन देना, तो ये जो भारत सरकार यहाँ के छोटे मोटे उद्योगपतियों को बचा रही थी, छोटी मोटी कंपनियों को बचा रही थी, ये जो संरक्षण करने की नीति थी, इससे कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हुई, कुछ समस्या हमें देखने को मिली। देखो बच्चों, मैं एक चीज ये कहता हूं कि हमने 1947 से 91 तक मिश्रित होते हुए अगर समाजवाद की नीति अपनाई है तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि उस समय की नीति गलत है, और मैं कभी भी ये भी नहीं कहता हूं कि 1991 के बाद सरकारों ने जो पूंजीवाद की नीति अपनाई है मिश्रित होते हुए वो गलत है, वो भी सही है। हर चीज जो निर्भर होती है ना बेटा, स्थितियों पर, परिस्थितियों पर होती है कि स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, उस समय के हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना, संरक्षण देना बड़ा जरूरी था, बड़ा आवश्यक था बेटा। और बेटा 47 से लेकर करके 90 2000 तक के दौर ऐसे रहे, बड़े मुश्किलों वाले दौर रहे हैं बेटा, बहुत मुश्किलों वाले दौर रहे हैं भारत के लिए। आप सोचो ना, 47 से लेकर करके 99 तक हमने 5-6 तो युद्ध लड़ लिए, 4-5 तो 4 तो पाकिस्तान के साथ ही हो गए, 47-48 वाला हो गया, उसके बाद 65 वाला हो गया, 71 वाला हो गया, 99 वाला हो गया, 4 एक चीन के साथ लड़ लिया, 62 में युद्ध लड़े, खाद्य संकट हमारे सामने आया, आंतरिक जो है विद्रोह है वो कितने हुए उस दौर में, आपने स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब में पढ़ा है। इतनी सारी चीजों को साथ लेते हुए हम विकास की गति पर भी चल रहे हैं। तो हमने जो 75 सालों में पाया है, जो अचीव करा है ना बेटा, वो बहुत कुछ करा है। और मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि अगर कल को आपको कोई ये कहे ना कि क्या है भारत में, क्या करा है भारत ने, तो बताना कि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष कर करके सफलता पाना सीखा है, हम लोगों ने मेहनत कर करके वापस भारत को खड़ा करना शुरू करा है। तो 70-75 सालों में हमारे देश के लोगों ने, देश की सरकारों ने जो काम किए, बहुत किए बेटा। हाँ, हम और करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत को विश्व गुरु, भारत को सोने की चिड़िया, भारत को एक समानता का आदर्श, एक स्वतंत्रता का आदर्श स्थापित करने के लिए अभी भी भारत के लोगों को और भारत की सरकारों को बहुत काम करना है। पर हम लोगों ने 70-75 सालों में बहुत समस्याओं का सामना करते हुए बहुत तरक्की करी है। तो इसलिए कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि यार क्या रखा है भारत में। नहीं बेटा, जो कुछ रखा है भारत में ही रखा है, इसी मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मरेंगे। अगर कुछ कमी है तो सुधार भी हम ही करेंगे, सुधार भी हमें ही करना है, बेहतर भी हमें बनाना है। आने वाले देश की युवा पीढ़ी हैं आप, आने वाला देश का भविष्य हैं आप। अगर आपके मन में कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी देश के प्रति गिलानी की भाव आता है कि नहीं साहब क्या रखा है भारत में, ये बड़े दुख की बात है बेटा, ये बड़े दुख की बात है। आप हजारों करोड़ों अरबों रुपए के ऑफर छोड़ करके देश को चुनो, ऐसे विद्यार्थी मैं जीवन में चाहता हूं कि नहीं साहब, सर्वोपरि सबसे ऊपर जो है ना मेरे लिए देश होना चाहिए, देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। और मैं बस एक ही लाइन हमेशा बार बार मैं कहता हूं और रखता हूं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली बेटा। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वर्ग, मेरी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, मेरे राजनीतिक विचार, सब कुछ जो भी हो, हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। मुझे गर्व जो है वो मेरे भारतीय होने पर है, इंडियन होने पर है कि साहब मैं भारतीय हूं। अगर सबसे पहला गर्व है तो वो इस बात का है कि साहब मुझे ईश्वर ने मनुष्य योनि में भेजा, मनुष्य बनाया, मुझे जाति पर या किसी चीज पर, इन पर नहीं है। और मेरा जीवन में पर्सनल सा ऐसा रहा भी है कि अगर कोई बार बार मैं जाति का जिक्र करता है तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना लेता हूं बेटा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे ईश्वर ने भेद नहीं करा हम में, ईश्वर ने जाति का किसी चीज का भेद नहीं करा, ईश्वर ने मैं मनुष्य बना करके भेजा है, मुझे मनुष्य होने पे गर्व है। और उस मनुष्य में भी ईश्वर ने मुझे भारत की भूमि पे भेजा, इस बात का मुझे उससे भी बड़ा घमंड है। तो भारतीय होने का गर्व रखो, भारतीय होने का घमंड रखो।
कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी आ रही है, उसको सही से देखो कि वो हमारे देश के लिए क्या बेहतर है या नहीं है। बेहतर है, देश के लिए बेहतर है, हम सदैव उसके पक्षधर हैं। देश के विरोध में है, हम उसके विपक्ष में रहेंगे। और हमेशा परिस्थितियों को देख कर करके ही हम कह सकते हैं उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय संरक्षणवाद की नीति कहीं ना कहीं सही होगी। और 1991 में जो ओपन इकोनॉमी करा गया और आज कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी की तरफ ज्यादा झुकाव है, वो आज की स्थितियों को देख करके बेहतर है। तो सभी सरकारों का योगदान है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेहरू जी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक सबने अपना अपना योगदान दिया है, बेहतर योगदान दिया है। और हर एक एक व्यक्ति को, हर एक एक भारत के नागरिक को भारत को आगे ले जाने में योगदान देना ही चाहिए। तो जो संरक्षणवाद की नीति थी उसमें कुछ दिक्कतें आई। एक तो ऐसा लगा कि जिन क्षेत्रों पे हमें ज्यादा फोकस सरकार को करना चाहिए था उस पर करा नहीं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, इन सब पे ज्यादा फोकस नहीं करा। और एक आर्थिक वृद्धि की जो दर है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उस धीमी हो रही थी, ज्यादा तेज नहीं थी। 1991 में, अब 1991 में क्या हुआ, सुधार हुए, आर्थिक सुधार हुए। एलपीजी आई, एलपीजी की पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति सरकार ने अपनाई। क्यों अपनाई? वित्तीय संकट से उबरने के लिए। वित्तीय संकट से उबरने के लिए क्या? क्योंकि कर्जा था, अब कर्जा हमें फॉरेन करेंसी में चुकाना था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे ही नहीं, तो ये वित्तीय संकट था अपन लोगों पर। आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से कि हम आर्थिक वृद्धि हमारी धीमी हो रही है, बहुत धीमी रेट से ग्रोथ हो रही है हमारी, इस ग्रोथ को, इस स्पीड को बढ़ाना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा मार्केट खोलना पड़ेगा। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। तो यहां पर सरकार ने जो बाधाएं लगा रखी थी, जो रोक टोक सरकार ने लगा रखी थी, वो रोक टोक हटा दी। और जिसमें कि व्यापार पे भी और विदेशी निवेश पर भी, इन सब पे सरकार ने रोक टोक हटा दी कि भैया बाहर से कंपनियां आ सकती है, यहाँ पे निवेश कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, हमारे देश के लोग बाहर से कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस प्रकार से। और एलपीजी का पूरा जो डिटेल में अगर आप कभी पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास 11th की इको में भी है, 12th में भी मैं बहुत सी बार डिस्कस करता ही रहता हूँ, डिस्कशन मेरा बहुत सी जगह हुआ है, ठीक है। बट एलपीजी का पूरा एक चैप्टर है 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में। ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबको साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बन सके। देखो, हमारा ये उद्देश्य है ही कि साहब ग्रोथ होनी चाहिए, संवृद्धि होनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ जो व्यक्ति है, लोग हैं, उनका भी विकास होना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। हमारे देश ने जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया बच्चों। मतलब कि हम 5 साल के लिए योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं के तहत हम देश का विकास करेंगे। उन पंचवर्षीय योजनाओं का कुछ उद्देश्य था, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ एम थे बेटा। किसका? पंचवर्षीय योजनाओं का 4 उद्देश्य सरकार ने तय करे कि साहब हमें इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही हर पंचवर्षीय योजना में काम करना है। सबसे पहला उद्देश्य तो जो था वो था संवृद्धि। संवृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये था बेटा, जीडीपी बढ़े, सकल घरेलू उत्पाद बढ़े, मतलब हमारे देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा ये था कि आत्मनिर्भरता हो। आत्मनिर्भरता हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हमें कोई वस्तु या किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। जैसे कि हरित क्रांति से पहले भारत को अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था, अनाज आयात करना पड़ता था, पर हरित क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर हो गया। बहुत गजब की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हमारा बढ़ा और हमने खूब उत्पादन हम लोगों ने कर लिया, हम आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद तीसरी बात थी आधुनिकता की, कि हमें आधुनिक भी होना है। आधुनिक होने का अर्थ यहाँ पर यह था कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करें। और चौथा जो था ना इसमें, वो था समानता, इक्वलिटी, कि आर्थिक रूप से अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है वो दूर होनी चाहिए और समानता स्थापित होनी चाहिए। ये 4 मुख्य उद्देश्य किसके थे? पंचवर्षीय योजनाओं के थे। तो इसमें जो समानता वाला आप देखते हो ना, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात तय होती है कि सिर्फ और सिर्फ संवृद्धि या ग्रोथ ही नहीं करनी हम लोगों को, हमें समानता भी लेकर के आनी। ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में अमीर से अमीर बनता जाए, उसको खूब से खूब फायदे मिले, और गरीब होता जाए और उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रोथ तो करनी है, बट उन ग्रोथ का किसको कितना फायदा मिला है, ये जानने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो वैश्वीकरण के फैसले रहे वो सही रहे या गलत रहे, अच्छे रहे या बुरे रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चीजों का किसको कितना फायदा मिला है, किसको नहीं मिला है, ये देखना बड़ा जरूरी है।
अब आ जाते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। जैसे मैंने आपको हर बार कह ही रखा है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यवस्था हो, अच्छाई बुराई दोनों होती है, पहली बात। दूसरी चीज ये, कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी व्यवस्था, उसका विरोध भी होता ही है, 100% होता है बेटा। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अगर 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं, तो जरूरी नहीं है कि 1000 के 1000 को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो सकता है 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसा कह सकते हैं, अरे मनीष सर काहे का पढ़ाते हैं, बेकार, समझ में नहीं आता। पर बाकी 900 980 950 बच्चे कहेंगे नहीं साहब मनीष सर का समझ में आता है। और इसमें बुराई वाली भी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि भैया मेरा सबको समझ में आए, और जो 40-50 लोग हैं उनको हो सकता है किसी दूसरे का समझ में आता हो। तो यहाँ पर हर व्यक्ति का, हर का विरोध होता है, इसमें कोई वो बड़ी वाली बात नहीं। तो ये व्यवस्था है वैश्वीकरण की, इसका भी कुछ प्रतिरोध है, देखते हैं। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं, एक डिबेट वाला मुद्दा है वैश्वीकरण, ठीक है। अब इसके जो आलोचक हैं, जो इसकी बुराई करने वाले हैं, जो इसके विपक्ष में है वैश्वीकरण के, वो काफी तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण इसलिए खराब है, वैश्वीकरण के कारण गरीब और गरीब हो गया, वैश्वीकरण के कारण जो विकासशील देश हैं वो पूरे डूब चुके हैं, वैश्वीकरण के कारण ये जो है पूर्ण उपनिवेशवाद हो रहा है, फिर एक प्रकार से पुनः उपनिवेशवाद हो रहा है, फिर से गुलाम बनाया जा रहा है, इस प्रकार के तर्क देते हैं। तो उन आलोचकों के, उन बुराई करने वालों के तर्क भी देखते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज्यादा धनी तथा इनकी संख्या में कमी और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाती है। अब वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब में अध्याय 3 में मैंने बॉक्स में आपको बताया था कि वामपंथी कौन होते हैं और दक्षिणपंथी कौन होते हैं। वामपंथी उस विचारधारा के लोग हैं जो कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए सरकार से मांग करते हैं कि इनके भले के लिए ज्यादा से ज्यादा योजना बनाई जाए। हम कह सकते हैं कि वामपंथी कहीं ना कहीं समाजवाद का थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो दक्षिणपंथी है वो कहते हैं कि मार्केट बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, जो करना चाहे वो ऐसा करे, और इसी के द्वारा सब में समानता, इक्वलिटी स्थापित हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं पूंजीवाद के समर्थक से लगते हैं। तो जो वामपंथी है वो तो यही सोचते हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो धनिक है, जो पैसे वाले हैं, वो तो और ज्यादा धनी हो जाते हैं, और उन लोगों की संख्या में बहुत कमी है। कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उनके पास और पैसा बढ़ता जा रहा है, और जिन गरीबों की संख्या ज्यादा है उन गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और उनके पास पैसा कम होता जा रहा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। अब राज्य कमजोर हो गया, सरकार कमजोर हो गई, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट को आपने सौंप दिया। अब इसको सौंपने से क्या हुआ है कि आप सरकार जो गरीबों के हित में कुछ कर सकती थी, अब सरकार वो नहीं कर रही है, उतना नहीं कर रही जितना करना चाहिए। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक, अब देखिए वामपंथी भी बुराई कर रहे हैं, दक्षिणपंथी भी बुराई कर रहे हैं। दक्षिणपंथी क्या कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित है। वैसे दक्षिणपंथी जो है होते हैं वो जनरली वैश्वीकरण का सपोर्ट करते हैं, ओपन इकोनॉमी चाहते हैं वो लोग, पर फिर भी वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है कि साहब राज्य कमजोर हो जाएगा, सरकार कमजोर हो जाएगी, तो चिंता की बात है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। वो चाहते हैं, दक्षिणपंथी होने के बावजूद भी वो ये चाह रहे हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भरता को पाने के लिए, और संरक्षणवाद का जो दौर है ना, कुछ क्षेत्रों में तो फिर से कायम होना चाहिए। मतलब कुछ जगह तो सरकार का ही पावर होना चाहिए, प्राइवेट को अलाउ ना हो, कुछ क्षेत्रों में सरकार का ही कंट्रोल हो, सरकार ही अपने हाथ में ज्यादा पावर रखे। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो दे देंगे। अब जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनको यह भी मानना है कि इससे सांस्कृतिक जो है ना वो बड़ी हानि होगी, विदेशों की कल्चर को अपनाया जाएगा और जो खुद का कल्चर है, खुद की जो संस्कृति है ना, उसको लोग भूल जाएंगे। अब आज पूरी दुनिया में क्या है, बोले अमेरिका का कल्चर पूरी दुनिया अपना रही है, पश्चिम के कल्चर में पूरी दुनिया ढल चुकी है, वही जींस पहनना, वही और करना, वही फास्ट फूड खाना, ये करना, ये पूरे पश्चिम का जो कल्चर है उसमें ढल चुकी है, और सब अपनी जो संस्कृति थी, अपना जो कल्चर था, अपने जो आइडियाज थे, विचार थे, मूल्य थे, उन सबको भूल चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बोला संस्कृति की हानि होती है, तो इसलिए भी वैश्वीकरण ठीक नहीं है।
यहां हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी करते हैं और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। और अभी ये तो अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि वैश्वीकरण जो विरोधी आंदोलन वाले हैं वो भी विश्वव्यापी नेटवर्क है, पूरे विश्व में फैले हुए, उनका भी पूरा एक नेटवर्क है। और जो ऐसी विचारधारा रखते हैं जो लोग, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए, वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। अब जो वैश्वीकरण का जो विरोध करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हम वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, पर इस ग्लोबलाइजेशन, इस वैश्वीकरण की आड़ में साम्राज्यवाद हो रहा है। साम्राज्यवाद आप लोग समझते हैं कि वे पूरा साम्राज्य, अपना किंगडम, अपना एम्पायर बना लेना। तो क्या कह रहे हैं कि बोले ये जो पश्चिम है ना, इन पश्चिम के देशों ने क्या कर लिया कि ज्यादातर जो विकासशील देश है ना, इन पर अपना फिर से सारी की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन विकासशील देशों में जाती है, वहां के संसाधनों का प्रयोग करती है, वहां के लोगों का प्रयोग करती है, वहां सामान बेचती है। मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो तो पूरे देश को वही, उन्हीं को कंट्रोल करके वही बैठी है। इतने लोगों को रोजगार देना, इतने लोगों को और करना, ये करना। तो बोले हम वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है, पर ये जो साम्राज्यवाद का जो उसकी आड़ में, वैश्वीकरण की आड़ में आप कर रहे हो ना, साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश करो, बोले ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। सबसे पहले तो ये सिएटल है कहां पर बेटा? सिएटल है अमेरिका में, सिएटल है अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य है, पूरा एक स्टेट है, और उसमें एक बड़ा शहर है, फेमस शहर है सिएटल। तो 1999 में विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। उसमें मंत्रियों को बुलाया गया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, मंत्रियों को बुलाया गया कि साहब आप अपना कोई भी एक मंत्री भेज दीजिएगा। तो जनरली फाइनेंस मिनिस्टर यही गए होंगे। तो 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए कि आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश है ना, वो अनुचित तौर तरीकों से, गलत तरीकों से क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। और उसके खिलाफ में इन्होंने क्या करा? विरोध करा कि साहब ये तो गलत है, ये तो जो ताकतवर देश है वो तो खुद के व्यापार को फैलाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों से व्यापार को बढ़ा रहे हैं। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। और विरोधी ये भी कहते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की जो अवस्था बढ़ती जा रही है, ये उदय हो रहा है वैश्वीकरण का, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो विकासशील देश है ना, उनको सही उचित महत्व नहीं दिया गया, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उन पर ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान पूरी दुनिया को करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के हिसाब से पूरी योजना चल रही है। वैश्वीकरण में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो किसको है? सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों को ही है, विकासशील देशों को नहीं। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम भी है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम एक और ऐसा मंच है जो विरोध करता है वैश्वीकरण का। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता जो मानव के अधिकारों की चर्चा करते हैं, पर्यावरणवादी जो पर्यावरण की चिंता करने वाले हैं, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर के नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। ये नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है, ये एक प्रकार से ऐसा वैश्वीकरण बताया गया है जो कि अभी जो नए सिस्टम में चल रहा है और जिसमें हम विकासशील जो देश है उनका नुकसान हो रहा है। एक प्रकार का उपनिवेशवाद है, कॉलोनियल रूल है, फिर से शुरू हो रहा है। इस प्रकार की बातें यहां पे कही गई है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई और इसकी बैठक ब्राजील में मार्च 2018 में भी हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई ये याद रखिएगा, भारत में हुई 2004 की, इसलिए इंपोर्टेंट है। और फिर जो इसकी बैठक है ब्राजील में मार्च 2018 में भी हुई। तो यह था वैश्वीकरण का प्रतिरोध जो हो रहा है पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध कि ये जो ग्लोबलाइजेशन पर रेजिस्टेंस है, विरोध है, इसका और भारत का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत का अनुभव क्या है आइए जानते हैं। सामाजिक आंदोलनों से लोगों के अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है ना, तो पास पड़ोस की जो दुनिया है उसको समझने में मदद मिलती है, समस्याएं हैं वो पता चलती है और समस्याओं का समाधान भी तलाशने में बड़ी मदद करते हैं ये सामाजिक आंदोलन। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंत्रों से भी। देखिए अब ये मंच होगा बेटा, मंचों से भी
देखो, तो वैश्वीकरण का विरोध अब कई तरीके से, आर्थिक वैश्वीकरण का जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वामपंथी लोग कर रहे हैं कि साहब इसमें सरकार से पावर चली गई है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और ऐसी जो वामपंथी तेवर वाले, जो वामपंथी विचारधारा रखते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है और एक बनाया इंडियन सोशल फोरम। ऐसा जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसा इंडियन सोशल फोरम है, वहां से भी ऐसी आवाज उठाई गई है। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वैश्वीकरण, इस पूरे वैश्वीकरण में जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो है बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनके बारे में आपने क्लास 10th के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 में भी पढ़ा था। ये मल्टीनेशनल कंपनी ही है बेटा जो किसी दूसरे देश में जाकर के फैक्ट्री लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकारें थोड़ी आ रही हैं। आज हम कह रहे हैं कि भैया अमेरिका का सामान, तो अमेरिका का सामान वहां पे जो बाइडेन थोड़ी बेच रहा है कि लो साहब सामान खरीद लो, नहीं, वो तो वहां की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आकर प्रपोजल रखेगी, साहब हम फैक्ट्री लगा ले, हम लगाओ। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है ना, इनसे कुछ औद्योगिक, श्रमिक और किसान है, ये थोड़ा सा क्या इसका विरोध करते हैं, नाराज है, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग अपने लाभ के लिए हमारा शोषण करते हैं, हमसे ज्यादा देर तक काम करवाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं देते, प्रॉफिट भी नहीं देते, तो इसका विरोध है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। और कुछ वनस्पति जैसे नीम है, नीम का अब अमेरिका ने क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, अपना अधिकार रख लिया, सब नीम से जो है पदार्थ बने वो हमारे हैं, ठीक है, तो और इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। अब जो भारत में जो दक्षिणपंथी खेमा है उसने भी विरोध करा है। ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। तो अब जो दक्षिणपंथी है वो जो विरोध कर रहे हैं वो मुख्यतः सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे केबल नेटवर्क है तो उसके द्वारा भारत और विदेशी टीवी चैनल्स हैं वो बहुत कुछ उपलब्ध करा रहे हैं जो ठीक नहीं है। वैलेंटाइन डे जो मनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं पश्चिमी जो पोशाक पहन रहे हैं, जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, उसमें जो उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उन सब का विरोध किया जा रहा है दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध है वो भी हो गया और इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म हो गया। और ये बच्चों आप लोगों के लिए कोर्सेज है कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, और जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, आपको हर क्लास की PDF, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इसी के साथ आपको मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे। कोर्स लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें और आपका अपना एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। और बाकी आज का लेक्चर कैसा लगा, आपका पूरे दोनों किताबों के साथ मेरे साथ सफर कैसा रहा वो जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना कोर्स कवर कर लिया आप लोगों ने वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। और दिवाली से पहले अपन ने कोर्स खत्म कर दिया है, बड़ी खुशी इस बात की भी है। तो आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।